सबसे पहले इस वक्त साल की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। मोदी पाकिस्तान में करीब 2.25 घंटे रहे। मोदी लाहौर पहुंचे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी और नवाज शरीफ के घर जाकर उनकी नातिन को शादी की बधाई दी। मोदी दिल्ली लौट आए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन की बधाई दी है दिल्ली पहुंचने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर करीब 1.5 घंटे रहे। वहां उनकी खूब खातिरदारी हुई। इस तरह हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री। एयरपोर्ट से निकलकर मोदी और शरीफ सीधे रायविंड पैलेस पहुंचे। रायविंड पैलेस यानी नवाज शरीफ का घर। रायविंड पैलेस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर में दोहरी खुशी का मौका था। एक, नवाज शरीफ का आज जन्मदिन है और दूसरा, नवाज की नातिन की शादी का। घर में मेहमानों की भीड़ के बीच अचानक मोदी के पहुंचने से रौनक बढ़ गई। शरीफ ने एक एक करके घर के लोगों से मोदी की मुलाकात करवाई। मोदी ने भी सबसे हाथ मिलाया। कल नवाज शरीफ की नातिन की विदाई है। आज मेहंदी की रस्म थी। खबर है कि नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को नातिन की शादी के लिए न्योता भी दिया था। घर में लोगों से मिलने के बाद शरीफ मोदी को घर के भव्य हॉल में लेकर पहुंचे। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच यहां बातें होती रहीं। प्रधानमंत्री मोदी करीब 1.5 घंटे तक नवाज शरीफ के घर में रहे। सबसे विदा लेते वक्त मोदी ने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। मोदी को विदा करने के लिए नवाज शरीफ भी उनके साथ घर से कार में रवाना हुए। 11 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंचा। मोदी से पहले उन्हीं की पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में लाहौर आए थे, लेकिन मोदी की अचानक पाकिस्तान यात्रा ने दोनों देशों का राजनीतिक पारा ठंड में भी बढ़ा दिया है। शाम के करीब 4:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायुसेना विमान बोइंग 737 पाकिस्तान की धरती पर उतरा। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मौजूद थे। पहले एक एक करके मोदी के साथ आए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर समेत कई अफसर विमान से उतरे। सबसे आखिर में विमान से प्रधानमंत्री मोदी उतरे और सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से गले मिले। गर्मजोशी से हालचाल पूछा और फिर हाथ मिलाया। गले मिलने के बाद शरीफ ने मोदी को फूलों का गुलदस्ता दिया और फिर अपने साथ लोगों से मोदी को मिलवाया और फिर दोनों बढ़ चले नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ के साथ ही उनके हेलीकॉप्टर में बैठे और फिर यह काफिला लाहौर के पास ही मौजूद शरीफ के घर की तरफ निकल गया। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट तक गए। वो वहां तब तक रुके रहे जब तक मोदी का विमान उड़ नहीं गया। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि नवाज शरीफ खुद पीएम मोदी को लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। दोनों थोड़ी देर तक एयरपोर्ट पर रहे। दोनों में बातचीत हुई। इस पूरे दौरे में खास बात ये रही कि मोदी काबुल तो अपने विशेष विमान एयर इंडिया 1 में गए थे, लेकिन लाहौर वो भारतीय वायुसेना के विमान में आए। आखिरकार मोदी सबका शुक्रिया अदा कर भारतीय वायुसेना के विमान में दिल्ली वापस लौटने के लिए बढ़ गए। दिल्ली से लाहौर के बीच विमान में करीब आधे घंटे का समय लगता है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे में रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा, कुछ लोगों के निजी और व्यापारिक हितों को लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान की से जो खबरें आ रही हैं, जो पहले एक गुप्त बैठक एक होटल में हुई थी काठमांडू में, जिस व्यावसायिक घराने ने वो कराई थी भारत के, जिनके संबंध सीधे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके वहां के प्रशासन के साथ, व्यावसायिक संबंध, क्योंकि काबुल से आ रहे हैं और वहां से काबुल से जुड़ी ये बातें हैं, अफगानिस्तान से जुड़ी ये बातें हैं। तो काठमांडू की बैठक के बारे में देश को अंधकार में रखा गया। वही वहां पर बैठे लाहौर में 2 दिन से ये सफाई देनी पड़ेगी। आज फिर वो एक उद्योगपति की तरफ प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न का जवाब चाहिए होता तो उद्योगपति के भाई से ही पूछ लेते। वो तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा है कि मोदी की ये यात्रा अचानक नहीं बल्कि पहले से तय थी। मोदी देश को बताएं कि आतंकवाद और मुंबई पर हमला करने वालों पर क्या बात हुई और पाकिस्तान से क्या भरोसा लेकर लौटे हैं पीएम मोदी। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा अचानक आज सुबह तय हुआ। आपके इल्म में है कि 11:30-12 बजे टेलीफोन करने के बाद
तो ये मामलात आगे बढ़े। मेरी खुशकिस्मती इस तरीके से थी कि मैं यहीं मौजूद था, तो मैं इसमें फ़ौरन शरीक हो गया, वरना इस्लामाबाद से सफ़र जो है मुमकिन ना होता। हाँ, वज़ीर आज़म को उन्होंने मुबारकबाद दी उसकी बर्थडे की, जन्मदिन की। शादी का उनको नहीं पता था कि आज शादी उनकी नवासी की हो रही है। ये कुल्ली तौर पर ये खैर सगाली का दौरा था। पाकिस्तानी विदेश सचिव ने भी कहा कि दोनों देशों के बीच हाल ही में जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की पहल हुई है, उसी को और आगे बढ़ाने पर मोदी और शरीफ में बातचीत हुई। बीजेपी ने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे को पहले से तय बताने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी ने कहा है कि नवाज शरीफ के अनुरोध पर पीएम का पाकिस्तान दौरा अचानक हुआ। बीजेपी का कहना है कि नवाज शरीफ को फोन पर जन्मदिन की बधाई देते वक्त पीएम मोदी को नवाज शरीफ ने लाहौर होकर भारत लौटने का अनुरोध किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आप काबुल से भारत जा रहे हैं, आप मुझे खाली फोन पे क्यों कर रहे हैं, एक दफे होते हुए जाइए। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और वो उनसे मिलते हुए फिर भारत आए। बीजेपी का कहना है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान से हुई बातचीत का असर दिख रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद पर बातचीत करने को तैयार हुआ है। पीएम मोदी के अचानक अफगानिस्तान से पाकिस्तान दौरे पर जाने के विरोध में युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस ने पूछा, देश को भरोसे में लिए बिना मोदी क्यों गए पाकिस्तान? मोदी के अचानक पाकिस्तान पहुंचने से नाराज कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली में सड़कों पर उतरी। पीएमओ दफ्तर की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। जो व्यक्ति ये कहता था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कांग्रेसियों कहता था चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। हिंदुस्तानियों की नाक कटवाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज के मुलाकात के बाद दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा। अगर ये होता है तो हम शिवसेना आज की जो भेंट है उसका स्वागत करते हैं। विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि पीएम बनने से पहले मोदी पाकिस्तान को लेकर कुछ और बोलते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ और। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आज पीएम मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे। तालिबान और आतंकवाद के लिए सुर्खियों में रहे अफगानिस्तान की नई संसद का काबुल में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। मोस्ट फेमस पठान कैरेक्टर शेर खान इन जंजीर शेर खान सिंह यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। काबुल में अफगान संसद को संबोधित करते हुए फिल्म जंजीर का ये डायलॉग बोलकर पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को नई गर्माहट देने की कोशिश की। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो यहां ना आए। पीएम मोदी ने भारत की मदद से बने संसद भवन का उद्घाटन किया, जहां एक ब्लॉक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। आज ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर और मजबूत अफगानिस्तान के लिए भारत हर मदद देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे में 3 देश होकर वापस भारत लौट आए हैं। मोदी अगले साल सार्क समिट में भी पाकिस्तान जाने वाले हैं। तब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात कीर्ति आजाद की, जिन्हें निलंबित करने पर आरएसएस नाराज है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम से जुड़े जेटली विवाद में कीर्ति आजाद को निलंबित करने के फैसले से आरएसएस खुश नहीं है। आरएसएस का मानना है कि इस मामले में पार्टी ने जल्दबाजी में फैसला लिया। आरएसएस सूत्रों का कहना है कि कीर्ति आजाद और जेटली का मामला बातचीत से सुलझ सकता था। आरएसएस का मानना है कीर्ति पर कार्रवाई से केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है। कीर्ति के निलंबन को आरएसएस ने राजनीतिक चूक माना है। आरएसएस का मानना है कि वक्त रहते पार्टी के भीतर लोकतंत्र का सम्मान रखते हुए समस्या का हल निकालने की कोशिश होती और दोनों पक्ष एक हल पर पहुंचते तो पार्टी का नुकसान नहीं होता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के बेटे कीर्ति आजाद बिहार की दरभंगा लोकसभा सीट से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। बीजेपी से निलंबित हुए सांसद कीर्ति आजाद ने उन्हें भेजे कारण बताओ नोटिस का जवाब पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है।
अमित शाह को भेजे इस जवाब में कीर्ति आजाद ने कई सवाल पूछे हैं। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के निर्माण में घोटाले का मुख्य मुद्दा उठाकर जेटली के लिए मुश्किलें खड़े करने वाले सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी में सवालों की बौछार कर दी। मैंने पार्टी विरोधी गतिविधि कैसे की? पिछले 9 सालों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं। कौन सी घटना या बयान अनुशासन तोड़ने वाला है? किसी भी पदाधिकारी का नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, फिर कैसे पार्टी विरोधी गतिविधि हुई? कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय मांगा है। इस बीच कुछ बुजुर्ग नेताओं ने कीर्ति आजाद के निलंबन पर नाराजगी व्यक्त की है। दिल्ली के शकूर बस्ती में झुग्गियां बढ़ने पर सांसद रमेश बिदुड़ी ने केजरीवाल को कहा हरामी, कहा लोगों को हराम की खाने की आदत हो गई है। कुछ दिन पहले दिल्ली के शकूर बस्ती में रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में झुग्गियों को हटाया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटाए जाने के बाद अचानक बड़ी झुग्गियों से जुड़े एबीपी न्यूज के खुलासे का हवाला देकर बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने केजरीवाल को कोसते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। केजरीवाल जी की मानसिकता के लोग हैं और केजरीवाल की तरह बगैर कमाए हराम का खाना चाहते हैं, उनको भी सोचना चाहिए देश का और दिल्ली का क्या होगा। लोग केजरीवाल जी की तरह हरामी होने की बात करेंगे। फिर रमेश बिदुड़ी के गाली पर केजरीवाल ने कहा कि जेटली को इस पर भी ब्लॉग लिखना चाहिए। जेटली ने राजनीति में गिरते स्तर की बात अपने ब्लॉग के जरिए कही थी। बीजेपी सांसद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता विनय कटियार ने कहा अयोध्या में राम मंदिर पूरे गाजे बाजे के साथ बनेगा और अगर जरूरत पड़ी तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर राम मंदिर पर बिल पास करेंगे। धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ मंदिर का निर्माण शुरू होगा। लोकसभा और राज्यसभा मिला करके सब ज्वाइंट सेशन बुला करके भी कर सकते हैं ना। जैसे सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था वैसे इसका निर्माण कर लेंगे। कुछ दिन पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के हेडक्वार्टर में पत्थरों के पहुंचने और शिला पूजन किए जाने की खबर दिखाई थी। मोदी सरकार के मंत्री वेंकैया नायडू भी कह चुके हैं कि पूरा देश चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने क्रिसमस के मौके पर की घुड़सवारी। कहा घोड़े की सवारी से प्रदूषित नहीं होती है आबो हवा। घोड़े की सवारी करते ये हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप। क्रिसमस के मौके पर तेज प्रताप ने पटना में अपने माता पिता के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास के पास अपने लिए नए आवंटित आवास 3 देशरत्न मार्ग तक घुड़सवारी की। तेज प्रताप अपने नए आवास का जायजा लेने पहुंचे थे। हालांकि मीडिया की नजर में आने के बाद उन्होंने घोड़े की जगह कार से लौटना सही समझा। पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। लेकिन प्रदूषण कम हो इसके लिए घोड़े की सवारी से ज्यादा बेहतर होगा कि राज्य में सीएनजी की व्यवस्था लागू की जाए। पटना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत अपने अभियान में कई बड़े अपराधियों के गिरोह को पकड़ा। अनाज की कालाबाजारी करने वालों से लेकर कई गंभीर अपराधों में शामिल 27 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में। पटना पुलिस की गिरफ्त में अपराधियों की लंबी कतार है। पटना पुलिस ने आज एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो एफसीआई के गोदाम से बीपीएल परिवारों के लिए निकलने वाले सरकारी अनाज को रास्ते से ट्रक सहित गायब कर बाजार में बेच देते थे। नकली स्टाम्प पेपर बेचने वाले गिरोह को भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को भी पकड़ा है। पटना पुलिस ने आज ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गैंग ऑफ बनियापुर के गिरोह को भी पकड़ा है। पटना पुलिस के ऑपरेशन विश्वास में पकड़े गए कई बड़े बदमाशों में से कई नामी बदमाश भी हैं जिनकी तलाश हत्या, चोरी, डकैती जैसे कई संगीन अपराधों में थी। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। दिल्ली का न्यूनतम पारा आज 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। अमृतसर और श्रीनगर में लोग ठंड से बेहाल हैं। दोनों शहरों में न्यूनतम पारा 0 से भी नीचे चला गया। अमृतसर का न्यूनतम पारा 0.3 डिग्री जबकि श्रीनगर में न्यूनतम पारा 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ, कानपुर में लोग ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में भी भीषण ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक सर्दी अभी लोगों को और सताएगी। दिल्ली में एक बिल्डिंग के बेसमेंट के धंसने से हुआ खतरनाक हादसे में दम घुटने से एक मजदूर की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की यह उसी निर्माणाधीन बिल्डिंग की तस्वीरें हैं जिसके बेसमेंट के धंसने से 6 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। पुलिस और फायर कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद 6 मजदूरों को बाहर निकाला, जिसमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 5 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बिल्डिंग के मालिक समेत एमसीडी के आला अधिकारियों से पूछताछ जारी है। यूपी के आगरा में बदमाशों ने 2 युवकों को कार से खींचकर गोलियों से भून डाला। मौके पर ही हुई दोनों युवकों की मौत। ये वही स्विफ्ट कार है जिसमें 2 युवकों को बाहर निकालकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये खूनी वारदात आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के टोल प्लाजा के पास हुई। मारे गए युवकों में से एक युवक फौजी की वर्दी पहने हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह ये घटना हुई वह नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है, जहाँ पुलिस की पिकेट भी रहती है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में लगी है और बरामद कार के जरिए मृतकों के परिजन तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। गुजरे जमाने की अभिनेत्री साधना का 74 साल की उम्र में मुंबई में निधन। लंबे समय से बीमार चल रही 74 साल की साधना ने मुंबई के राहेजा अस्पताल में आखिरी सांसें ली। करीब 15 साल के करियर में साधना ने करीब 3 दर्जन फिल्मों में काम किया था। साधना ने आरज़ू, एक फूल दो माली, मेरा साया, राजकुमार, वक्त, वो कौन थी, लव इन शिमला, मेरी महबूब जैसे मशहूर फिल्मों की हीरोइन थी। पिछले साल रणबीर कपूर के साथ रैंप वॉक करके साधना ने अपने चाहने वालों को एक खूबसूरत तोहफा दिया था। साधना ने 1974 में ही एक्टिंग छोड़ दी थी। साधना अपने समय में फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली हीरोइन थी। लव इन शिमला के डायरेक्टर आर.के. नैयर से साधना ने शादी की थी। उन्हें बच्चे नहीं थे। पति के 1995 में निधन के बाद साधना काफी अकेली हो गई थी। 100 करोड़ के क्लब में पहुंची दिलवाले, बाजीराव मस्तानी भी करीब पहुंची। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख और काजोल की फिल्म दिलवाले रणवीर और दीपिका की फिल्म बाजीराव मस्तानी से पिछड़ती जा रही है। गुरुवार को बाजीराव मस्तानी ने 10 करोड़ 52 लाख रुपए का कारोबार किया, जबकि दिलवाले ने सिर्फ 9 करोड़ 26 लाख रुपए का कारोबार किया। हालांकि कुल कारोबार के मामले में दिलवाले आगे है। दिलवाले अब तक कुल 102 करोड़ का कारोबार कर चुकी है, जबकि बाजीराव मस्तानी 86 करोड़ 15 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। हालांकि विदेशों में दिलवाले बाजीराव मस्तानी से काफी आगे है। दिलवाले का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है, जबकि बाजीराव मस्तानी का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया है। दुनिया भर में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली स्टार वॉर्स भारत में भी रिलीज हो गई है। ये फिल्म हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स की 7वीं सीरीज स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स आज भारत की 1203 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। पहली फिल्म हिंदी के अलावा 2 और भारतीय भाषाओं तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई। फिल्म का निर्देशन जे अब्राम्स ने किया है। फिल्म में डेजी रिडले, जॉन बॉयगा और ऑस्कर आइजैक लीड रोल में है। कमाई के मामले में स्टार वॉर्स पहले ही दुनिया भर में झंडे गाड़ चुकी है। अब देखना यह है कि भारत में ये फिल्म कितने दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच कर लाती है। आतंकी संगठन ISIS के खात्मे के लिए रूस ने तालिबान से हाथ मिलाया। दोनों सूचनाएं साझा करेंगे। इराक और सीरिया में सक्रिय और दुनिया भर के लिए खतरा बने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन अफगान तालिबान से हाथ मिलाया है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक तालिबान इस्लामिक स्टेट से जुड़ी जानकारियां रूस को मुहैया कराएगा, जिससे रूस को लड़ाई में मदद मिलेगी। रूस ने हाल ही में ISIS के ठिकानों पर हवाई हमले करने शुरू किए हैं, लेकिन ये सवाल भी अब उठ रहे हैं कि एक आतंकी संगठन के खात्मे के लिए दूसरे आतंकी संगठन से हाथ मिलाना कितना सही है। भारत समेत दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। पोप फ्रांसिस ने कहा कि दुनिया उपभोक्तावाद के नशे में धुत है। ये तस्वीरें ईसाइयों के प्रसिद्ध धार्मिक शहर वेटिकन सिटी की हैं, जहां हजारों लोगों के सामने ईसाइयों के सर्वोच्च धार्मिक गुरु पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स बेसिलिका में कहा कि दुनिया उपभोक्तावाद के नशे में धुत है और धन के अपव्यय से ग्रस्त है, जिस पर संयम रखना चाहिए। दुनिया भर से हजारों अनुयायी, पुजारी, बिशप क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में जुटे हुए हैं। वेटिकन के अलावा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। पोप फ्रांसिस आज सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों लोगों के सामने क्रिसमस पर अपना संदेश देंगे।